अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी तरक्की का सफ़र थोड़ा नया है। ये हमें कोई 100 साल पीछे पुराना नज़र आता है, और अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये सफ़र उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और नई नई इजादात हमारे सामने आती हैं। मिथ्स जो होते हैं ये कोई फोक विजडम है जो सियाने लोगों ने तब बनाया था जब साइंस नहीं थी। और ये फोक विजडम समहाउ हेल्प करता था किसी एक मसले को किसी एक नुक्ते तक लेकर आने के लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये सोच लिया जाए तो इससे ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा होगी। सो अगर हम 200 साल पीछे की बात करें या 250 साल पीछे की बात करें या 500 साल पीछे की बात करें तो बहुत सारी ऐसी गलतुलाम चीज़ें थीं जिन्हें हकीकत कंसिडर किया जाता था। लेकिन साइंस ने आकर उन तमाम गलतुलाम चीज़ों को या उन मिथ्स को, जब साइंस नहीं थी तो दर हकीकत वो हकीकत ही थी, उन्हें काउंटर करना शुरू किया और बताया कि इसके बजाय सच्चाई कुछ और है। जब हम नशे की बीमारी के इलाज की बात करते हैं कि जब तक लोग खुद राज़ी नहीं होंगे इलाज के लिए तो उनका इलाज मुमकिन नहीं है। मैं बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि ये जिसको हम नशे की बीमारी कहते हैं इसमें मर्जी ही बीमार हो जाती है, और जब किसी की मर्जी बीमार हो जाएगी तो फिर हम उसको राज़ी होने का इंतज़ार करते रहेंगे तो हो सकता है ये काफ़ी हमें महंगा सौदा पड़े, और बाज़-औक़ात लोगों की जान भी इसी में चली जाती है कि फैमिली इंतज़ार करती रहती है कि जब ये खुद कहेगा, जब ये खुद सोचेगा, जब ये तरले मिन्नतों करने पे आएगा तो तब हम इसको इलाज की तरफ लेकर जाएंगे। और बारहा ये जो इंतज़ार होता है वो सालों पर मुहित होता है, और एवरेज साइंस ये कहती है कि जो भी लोग इलाज के लिए आते हैं वो तकरीबन 7 साल ऑन एवरेज घर के अंदर इन चीज़ों को खुद मैनेज करते करते इलाज में आने की तरफ आते हैं। बाज़ लोग 10 साल के बाद इलाज में आते हैं, बाज़ लोग 15 साल इलाज में आते हैं। सो साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में है कि जब तक वो अनट्रीटेड रहेंगी वो खराबी ही कर रही हैं और डे बाय डे वर्स होती जाएंगी, वर्स होती जा रही हैं, और उनको ट्रीट करना बाज़-औक़ात मुश्किल है, या ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं अनट्रीटेड रहने की वजह से वो डैमेज होने की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम ख़ानदान से जुड़ा हुआ है और ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और हर ही हफ्ते हम आपको किसी न किसी मौजू के ऊपर गाइड करते हैं और साइंसी पस मंज़र में आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करने से पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी हमारी माहिर का, जो कि हमारी विलिंग वेज की काउंसलिंग डायरेक्टर प्रोग्राम भी हैं, और ये पाकिस्तान की पहली इंटरवेंशनिस्ट हैं जो कि अमेरिका से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके आई हैं। जो ट्रेनिंग इन्होंने ली है, इस ट्रेनिंग के तहत ये ख़ानदानों में एक दूसरे को ट्रेंड करती हैं कि कैसे आप अपने प्यारों की ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, ये जो सफ़र है आपका लोगों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी देने का, मैं कहूँगी चिराग जलाने का हाँ जी, तो इसको आप कितना एंजॉय करती हैं? 2 लफ्ज़ आप इस बारे में ज़रूर बताएं। एक्चुअली जितने भी लोग मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं या साइकियाट्रिक इलनेसेस के प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि जितने भी मामलात हर रोज़ ज़िंदगी में आ रहे होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही होती है। लेकिन जो पेशेंट फिर इस सफ़र से, इनडोर के सफ़र से आउटडोर में जा चुके होते हैं या इनिशियल रिकवरी से आगे का सफ़र तय कर रहे होते हैं, वहाँ से हमेशा कोई अच्छी खबर ही आ रही होती है और ये आए दिन ही आ रही होती है। सो ये एक बड़ा मिक्स सा जर्नी है जिसमें देयर आर बैड न्यूज़ एंड देयर आर सम गुड न्यूज़। इससे भी पहले मैं ये बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि ये मिथ्स जो हैं ये प्रिवेल कैसे करते हैं और ये मिथ एक्चुअली होते क्या हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी तरक्की का सफ़र थोड़ा नया है। ये हमें कोई 100 साल पीछे पुराना नज़र आता है, और अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये सफ़र उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और नई नई इजादात हमारे सामने आती हैं। मिथ्स जो होते हैं ये कोई फोक विजडम है जो सियाने लोगों ने तब बनाया था जब साइंस नहीं थी। और ये फोक विजडम समहाउ हेल्प करता था किसी एक मसले को किसी एक नुक्ते तक लेकर आने के लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये सोच लिया जाए तो इससे ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा होगी। सो अगर हम 200 साल पीछे की बात करें या 250 साल पीछे की बात करें
या 500 साल पीछे की बात करें तो बहुत सारी ऐसी गलतुलाम चीज़ें थीं जिन्हें हकीकत कंसिडर किया जाता था, लेकिन साइंस ने आकर उन तमाम गलतुलाम चीज़ों को या उन मिथ्स को, जब साइंस नहीं थी तो दर हकीकत वो हकीकत ही थी, उन्हें काउंटर करना शुरू किया और बताया कि इसके बजाय सच्चाई कुछ और है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा मिथ प्रिवेल करता था कि हमारी दुनिया जो है ये स्क्वायर शेप में है, और आज हमें साइंस बताती है कि ये राउंड शेप में है, बल्कि रिसेंट जो इजादात हैं वो ये बताती हैं कि ये राउंड शेप में भी नहीं है बल्कि ये ओवल शेप में है। लेकिन आज से कोई 300-400 साल पहले जब जमीन को स्क्वायर शेप में बताया जाता था तो ज्यादातर जो शिप्स होते थे वो समंदर के अंदर की तरफ नहीं लोग लेकर जाते थे, उनका ख्याल था कि कहीं पे जमीन खत्म हो जाएगी और शिप जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादातर शिप्स जो हैं वो सी शोर के पास पास ही उन्हें रखा जाता था। फिर साइंस ने एक तरक्की की और बताया कि अच्छा ज़मीन गोल है, सो लोगों ने फिर दूर दराज के सफ़र करना शुरू किए। आज साइंस बताती है कि ज़मीन की एक्चुअल शेप जो है वो ओवल शेप है, और हो सकता है कि जैसे जैसे आगे हम चलें तो चीज़ें और बेहतर होती जाएं। इसी तरह एक और चीज़ है कि जब तक इंसान चांद पर नहीं गया था तो चांद को एक गोला समझा जाता था, जिसके अंदर समझा जाता था कि कोई एक बुढ़िया चरखा काट रही है। लेकिन फिर जब इंसान ने चांद पर कदम रखे तो उसने देखा कि वहां पे कोई बुढ़िया नहीं है और ना ही वहां पे कोई चरखा है, बल्कि वहां पर कुछ गड्ढे हैं जो कि नजर आते हैं, और चांद पर पानी के आसार भी नहीं है, बल्कि चांद कोई खुश्क सरजमीन है जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, और वो सूरज से रोशनी बोरो करता है और रात को हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सो इसका मतलब है कि जब साइंस कोई चीज डिफाइन कर दे तो फिर हमें प्रीवियस चीजों की बजाय आगे की चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे की चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो जिंदगी आसान होगी, अगर हम फोक विजडम पे बिलीव करते रहेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सा मिथ था कि कर भला हो भला, या अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज जो साइकोलॉजी बताती है कि जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हो, अच्छे लोगों के साथ बाजुकात बड़े बुरे बुरे हालात जो हैं वो भी पेश आ सकते हैं। सो उन चीज़ों के लिए भी वक्त से पहले तैयारी करके रखें। फिर कर भला हो भला, जरूरी नहीं आप किसी के साथ अच्छा काम करें तो वो भी रिस्पॉन्स आपको वैसा ही दे, बल्कि जो सिख लोग होते हैं वो कभी भी अच्छाई का जवाब जो है वो अच्छाई में नहीं देते, बल्कि वहां से कोई ना कोई आपको नेगेटिव बात ही सुनने को मिलती है। सो अपनी आंखें भी खोल के रखें, कान भी खोल के रखें, और नई नई चीज़ों को ज़रूर अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाएं, और उन चीज़ों को फिर अप्लाई भी ज़िंदगी में करने की तरफ जाएं। विल पावर भी एक ट्रैप है, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल, ये जो विल पावर की बात करते हैं उनका ख्याल ये होता है कि नशा जो है, किसी का नशा करना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये उसकी चॉइस है, और वो अपने इरादे के तहत अगर चाहेगा तो अपने बलबूते पे वो ड्रग्स को छोड़ सकता है। इसीलिए तो फैमिली बार बार पेशेंट को कहती है बेटा छोड़ दो, बेटा ना नशा इस्तेमाल करो, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि ये कोई काम अपनी मर्जी से कर रहा है और जिस दिन हम इसे कह देंगे या ये समझ जाएगा तो ये छोड़ देगा। अच्छा, फैमिली अगर इसके बरखिलाफ ये अंडरस्टैंड कर ले कि ये नशे की बीमारी में उनका बच्चा मुब्तला है और नशा वो अपने तौर पर छोड़ नहीं सकता, लेकिन किसी इलाज के लिए उसको अगर बार बार कहा जाए तो वो इलाज के लिए राजी हो सकता है। इसको हम यूं कहते हैं कि जैसे फैमिली पेशेंट से वो चीजें मांगती है जो वो उन्हें दे नहीं सकता, जैसे कि नशा छोड़ दो, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर फैमिली ये कहना शुरू करे कि वो इलाज के लिए रजामंद हो जाए तो ये कोई ऐसा काम है जो वो कर सकता है, और बार बार कहने से, अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ पेशेंट जो हैं वो इलाज के लिए राजी भी हो जाते हैं। सेकेंडली, हमें ये भी देखना है कि जो काम विल पावर के बलबूते पे नहीं हो सकता तो वो स्किल्स सीख कर हम जरूर करने की तरफ जा सकते हैं। और जब भी किसी को ट्रीटमेंट में इंडक्ट किया जाता है तो बेसिकली उसके स्किल सेट को इनहेंस किया जाता है। स्किल सेट से मुराद है कि उसको क्रेविंग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, उसे अपनी बीमारी के बारे में सिखाया जाता है, उसे सिखाया जाता है कि रिलैप्स से कैसे बचा जा सकता है, रिकवरी को वो मुनज़्ज़म कैसे रख सकते हैं, इसके साथ साथ अपने अहले-खाना के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अपने लाइफ स्टाइल के अंदर पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाकर वो नशे को बहुत पीछे की कोई चीज़ बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बामकसद और सेहतमंद बनाकर बहुत आगे की तरफ सफ़र वो तय कर सकते हैं। सो विल पावर जो है ये सिर्फ एक महज ट्रैप है जो कि कोई 4% लोगों की मदद ज़रूर करता है। ये वो लोग हैं जिनकी विल पावर कोई बड़ी सुपरसोनिक किस्म की होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो
तकरीबन 96% स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का हिस्सा रहते हैं, तो अपनी तालीम जो है वो पूरी कर लेते हैं। उसमें बाज़-औक़ात सप्लीज़ भी आ जाती हैं, तब भी वो इम्तहान पास कर लेते हैं दोबारा अटैम्प्ट करने के बाद। लेकिन जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे रहते हैं उनमें से कोई 4% स्टूडेंट्स ही हैं जो कि अपने बलबूते पे बगैर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आते, बल्कि मीडियोकर से मार्क्स लेकर आपको पास होते नज़र आते हैं। कुछ लोगों की विल पावर की बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होती है कि अच्छा जब मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करता और 5-5, 6-6 दिन नहीं करता। सो एक वो बंदा जो बेशक अब्यूज़र है या बेशक एडिक्ट है, वो इस नहज पे कैसे आ सकता है कि वो 5-5, 6 दिन नहीं करता? उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस? देखिए, ये डिजीज़ है जिसको हम क्रोनिक प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्रोनिक बीमारियां जो हैं ये एकदम से सिम्टम्स इनकी अपीयर नहीं होती, बल्कि ये महीनों में और बाज़-औक़ात सालों के अंदर जाके डेवलप होती हैं। ये घुन की तरह हमारे जिस्म को खाती रहती हैं, और जब जिस्म गिरने वाला होता है तो फिर इसकी सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होती हैं। और फिर हमें लगता है कि अभी भी कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत अगर हम होममेड रेमेडी यूज़ करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके मुकाबले में जो एक्यूट बीमारियां हैं उनकी सिम्टम्स अचानक पैदा होती हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो फ़ौरन हम तमाम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए जिससे ये सिम्टम्स जो हैं मैनेज की जाएं, क्योंकि वो लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाती हैं। सो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग जो हैं वो एक्यूट डिजीज़ अगर उन्हें हैं तो वो इलाज के लिए भागते नज़र आते हैं। जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो चूंकि ये स्लोली प्रोग्रेस करती हैं तो लोग इलाज के लिए इतना ज़्यादा नहीं जाते। इवन अमेरिका के अंदर तकरीबन 50% लोग हैं जो कि किसी भी क्रोनिक बीमारी की जो लॉन्ग टर्म रजीम है उसको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलाज को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और फिर जब डिजीज़ की सिम्टम्स दोबारा राइज करती हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं कि इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो हमें ये जहन में रखना है कि हमारा वास्ता क्रोनिक बीमारी के साथ है जिसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। फर्ज करें अगर कोई बीमारी या एडिक्शन की बात हम करते हैं वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर है, तो ज़्यादातर मरीजों को भी पता नहीं होता कि उनके अंदर कोई बीमारी पनप रही है। उनका ख्याल ये होता है कि ये जो वो ज़्यादा ड्रग कर रहे हैं तो उन्हें करना अच्छा लग रहा है और उनका बॉडी भी हैंडल कर सकता है, दैट मीन्स दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जबकि इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू हैंडल ड्रिंकिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, और उससे कोई मसला भी नहीं हो रहा। सेकेंडली, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि सेकेंड स्टेज के अंदर होते हैं जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आना शुरू होती है, लेकिन वो जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट में नहीं होती। उनका जॉब अच्छा चल रहा होता है, आल्दो के वहाँ पे कुछ ना कुछ इनेबलर्स मौजूद होते हैं, घर का सिस्टम अच्छा चल रहा होता है, आल्दो के वहाँ पे पेरेंट्स या वाइफ जो है वो इनेबल कर रही होती हैं। इसके अलावा उनके ताल्लुकात भी तकरीबन ठीक ही रहते हैं। कभी कभार कोई महीनों के बाद झगड़ा, एक माह के बाद कोई एक आध लड़ाई जो है वो उनके घर में हो जाती है, तो दे थिंक दैट इज कैजुअल, दैट इज नॉर्मल, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। और ये वो लोग हैं जो सेकंड स्टेज में होते हैं जो कि अपने ड्रग को अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं और बाज़-औक़ात ये महीनों नहीं पीते। इसी तरीके से एक लेट स्टेज है जिसके अंदर कोई पेशेंट जो है वो अपनी वाइफ से भी हाथ धो चुका होता है, जॉब से भी हाथ धो चुका होता है, फैमिली भी उसको घर से निकालने के लिए पर तोल रही होती है, लोग आग करने की तरफ जा रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि 24 आवर्स के साइकिल में फिर आपको ड्रग अब्यूज़ करते हुए नजर आते हैं। यानी सुबह अगर आंख खुलेगी तो फौरी इन्हें नशा दरकार है, अगर रात को सोएंगे तो नशे कर करके तो ज़्यादातर ये पास आउट हो जाते हैं, तो फिर ये सोने की तरफ जाते हैं। जो देखने की ज़रूरत है कि कौन सा पेशेंट किस बीमारी की स्टेज पे है। जो भी स्टेज होगी उसी के मुताबिक सिम्टम्स होंगी, जो कि इनिशियल में कम, जो मिडिल स्टेज है उसमें ज़्यादा, और लेट स्टेज में तो हर एक को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इस घर में कोई ना कोई मसला मौजूद है। मेरा जो अच्छा, मैं दोबारा आना चाहूंगी आपकी तरफ के जो डिटॉक्सिफिकेशन है, क्या ये महज इलाज है या नहीं है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? डिटॉक्सिफिकेशन रिकवरी के अंदर प्राइमरी या बुनियादी एक काम है जो कि करने के बाद आगे हम रिकवरी को गेन कर सकते हैं। तमाम जो नशे हैं डिफरेंट तरह के, उनके डिटॉक्सिफिकेशन का ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। जैसे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है विद इन 7 to 10 days। जो लोग हेरोइन इस्तेमाल करते हैं उनका बॉडी भी 2 वीक्स के अंदर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। लेकिन जो लोग चर्स के एडिक्ट होते हैं उनका बॉडी तकरीबन 28 डेज लेता है डिटॉक्सिफाई होने के लिए। और इसी तरह जो लोग ओपियम के एडिक्ट होते हैं उनका बॉडी तकरीबन 45 डेज लेता है डिटॉक्सिफाई होने के लिए, और उनका जो विड्रॉल होता है वो प्रोट्रैक्टेड होता है। विड्रॉल से मुराद है अलामाते पसपाई, जो कि कोई भी नशा फौरी तौर पर छोड़ने के बाद पैदा होती हैं
और उनका इलाज जो है वो किसी ना किसी मेडिसिन के थ्रू अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो है वो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोल्ड टर्की का मेथड इस्तेमाल कर लें। कोल्ड टर्की से मुराद है कि आप कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें और आप बार बार बाथ लें ठंडे पानी से, और इससे आपकी जो तकलीफ़ें होंगी वो विद इन डेज जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये काफ़ी डेंजरस काम है अगर आप इसे घर पे करना चाहते हैं या विदाउट द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर करना चाहते हैं, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया जाए तो इट कैन किल यू। ये इतना डेंजरस प्रोसेस है। सो इसको हमेशा जब भी करने की तरफ जाएं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स करना चाहिए, ताकि वो आपकी मेडिकेशन इस तरीके से अरेंज कर सके कि आप जो हैं कम से कम तकलीफों के साथ अपने इलाज को स्मूथली जो है वो लेकर जा सकें। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि डिटॉक्सिफिकेशन महज हो जाना इलाज नहीं है। ये इलाज का कोई एक बुनियादी शिक जरूर है जो कि 10% काम करती है, 90% काम जो है वो आपने इसके बाद करना है, और वो काम है कि आप साइको एजुकेशन में जाते हैं, इंटेंस काउंसलिंग प्रोसेस में रहते हैं, चाहे आप आउटडोर इलाज में हैं चाहे आप इंडोर इलाज में हैं, जिसके दौरान आप सीखते हैं कि किस तरह के मसले में आप गिरफ्तार हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं, और आप अपने स्किल सेट को इन्हेंस करते हैं ताकि आपकी रिकवरी जो है वो स्मूथ हो और आप कम से कम तकलीफ़ों के साथ चीज़ों को मैनेज करने के काबिल हों। और बहुत सारे पेशेंट्स को हम जो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद भी बाज़-औक़ात उनकी दवाई जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर रहनी होती है, बिकॉज ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो भी लोग ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं उसके साथ साथ कोई ना कोई और क्रॉनिक प्राइमरी इलनेस का भी ज़रूर शिकार होते हैं, चाहे वो मूड डिसऑर्डर है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कोई किडनीज का इशू है, कोई ना कोई एक और ज़रूर वो प्राइमरी इलनेस का शिकार होते हैं। और इसे हम कहते हैं डुअल डायग्नोसिस होना, कि दो बीमारियां यकलख्त जो हैं वो उन्हें दरपेश होती हैं और दोनों बीमारियों का इलाज जो है वो साइमल्टेनियसली आपको लेकर चलना होता है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि हम अपने क्यूए सेशन की तरफ जाएं, जिसमें कि हमारे प्रोफेशनल्स के क्वेश्चन भी हैं और उसके बाद मैं व्यूवर्स में से भी एक क्वेश्चन आपसे करूँगी। तो मिस माविश, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा जो सवाल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट में आते हैं और ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन उनको कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, तो उनका एक कंसर्न होता है कि आप ये जो मेडिकेशंस हमें दे रहे हैं, आप तो हमें एक चीज़ की एडिक्शन से दूसरी चीज़ के ऊपर ला रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का या नशे की बीमारी के इलाज का, उसमें ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं और मूड स्टेबलाइज़र उसके अंदर ऐड होते हैं, एंटी साइकोटिक होती हैं, बाज़-औक़ात कुछ मेडिसिन लॉन्ग टर्म एंटी साइकोटिक होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एंटी साइकोटिक जो हैं वो ऐड की जाते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात कुछ नारकोटिक्स को भी यूज़ किया जाता है जो कि किसी मरीज़ की ज़रूरत के पेश नज़र किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो अद्वियात दी जाती हैं वो नॉन एडिक्टिव होती हैं। मैं पाकिस्तान के डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रही हूँ। नॉन एडिक्टिव अद्वियात से मुराद है कि ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके अंदर एडिक्शन के मर्ज को ना तो ट्रिगर करती हैं ना उसको मेंटेन करने में हेल्प देती हैं, लेकिन जो नारकोटिक्स हैं वो अगर हेल्प कर रही हैं और नारकोटिक्स के साथ एंटीसाइकोटिक भी दी जा रही हैं तो उससे नारकोटिक्स देने का पर्पस पूरा हो जाता है। पर्पस नारकोटिक्स देने का ये है कि उसका फ़ायदा पहुंचे मरीज़ को, लेकिन प्लेयर उसका ना पहुंचे, क्योंकि एंटीसाइकोटिक जो हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बैठ जाती हैं जो प्लेयर सेंटर के अंदर हैं और वहाँ पे फिर डोपामिन का इफेक्ट जो है वो नहीं पहुँच सकता, बिकॉज ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई प्लेस्ड होती है। एक तो हमें देखना चाहिए कि जो भी अद्वियात हैं वो FDA से अप्रूव्ड हैं और वो ज़्यादातर ऐसी अद्वियात हैं जो कि नॉन एडिक्टिव होती हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। अब अगर मैं UK की बात करूं, जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल वहाँ पे है, तो वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन से मुराद है कि अगर कोई पेशेंट हीरोइन का है तो वो मेथाडोन इस्तेमाल करते हैं जो कि हीरोइन का एक मेडिकल फॉर्म वर्जन है या सिंथेटिक ड्रग है जो कि हीरोइन की कमी को पूरा करती है, और वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे करते हैं कि जितनी मिकदार में अगर कोई हीरोइन ले रहा है उसी की मिकदार के मुताबिक उसे मेथाडोन दी जाए तो वो तकरीबन हीरोइन की क्रेविंग मैनेज रहेगी। फिर उनका तरीकाकार है कि उसको टेपर ऑफ करते रहें और महीनों जब मरीज चाहे तो वो छोड़ दे या फिर वो एक मिनिमम डोज के ऊपर रहे, जिसका मतलब है कि हीरोइन उसके बॉडी में जारी है और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा सुबोक्सोन यूज़ की जाती है, वो भी इसी काम के लिए है। ये कोई सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट नहीं है,
बल्कि ऐसी अद्वियात जो कि FDA से अप्रूव्ड हैं और नॉन एडिक्टिव हैं, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का गोल पेशेंट को उन अद्वियात पे शिफ्ट करना है या फिर अद्वियात को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और ज़्यादातर पेशेंट्स जो इनडोर ट्रीटमेंट को पूरा करके आउटडोर में शिफ्ट होते हैं तो या तो वो उन अद्वियात पे होते हैं जो नॉन एडिक्टिव हैं या फिर वो उनकी जो मेडिसिन है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाती है अगर उन्हें किसी मूड स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं या किसी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर हम जो इलाज प्रोवाइड करते हैं वो सेफेस्ट इलाज है पेशेंट्स के लिए। और ज़्यादातर ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर आई गेस यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ट्रीटमेंट सेंटर्स वाले हैं वो डॉक्टर सदाकत साहब के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ही तकरीबन जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्होंने डॉक्टर साहब से सीखा। बिल्कुल। और मिस तहसीन आपके पास कोई क्वेश्चन है? मिस फैमिलीज़ के पार्ट पे एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि एक दफ़ा उन्होंने डिटॉक्स करवाया और प्रॉपर तरीके से कुछ फैमिलीज़ ने जैसे साइकोलॉजिकल भी स्किल्स सीखी इंडोर में पेशेंट ने, उसके बाद वो बाहर गया और जैसे कि हम कहते हैं बताते हैं कि टेंडेंसी होती है बाद में रिलैप्स की, पेशेंट ने रिलैप्स किया तो फैमिली बहुत ज़्यादा जैसे एक बर्नआउट सा हो जाता है और वो गिव अप करने पे आ जाते हैं। एक मायूसी सी देखने में आती है कि जी ये तो बस अब तो कोई फ़ायदा नहीं है कि इतना ट्रीटमेंट भी करवाया तो आगे अब फ्यूचर तो इसका बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम एज लाइक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि इसमें जैसे उसका एक बैकग्राउंड भी है, कुछ अवेयरनेस भी है, तो पॉजिटिव होने के आगे ज़्यादा चांसेस हैं या वाकई उसका आगे कोई फ्यूचर? अच्छा, हमें बतौर प्रोफेशनल फैमिली की पेन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किसी भी फैमिली के लिए जो रिलैप्स है ये काफ़ी भयानक ख्वाब है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे साथ वो ट्रीटमेंट में अगर 100 डेज शामिल हैं जिसमें वो इलाज में पूरी तरह शामिल होते हैं, लेकिन उनकी जिद्दोजहद ये सिर्फ 100 दिन की नहीं है जो हमारे सामने नज़र आती है। उनकी जिद्दोजहद काफ़ी अरसा पीछे की भी है जिसमें वो इनेबलिंग भी करते रहे, वो प्रोवोकेशन भी करते रहे और अपने होम मेड रेमेडीज़ के थ्रू उन्होंने पेशेंट को नशा छुड़वाने की कोशिश की। हमें सिर्फ उनकी 100 डेज़ की जिद्दोजहद से मैयर नहीं करना चाहिए, बल्कि पीछे जो टामक टोइयाँ वो करते रहे, जो वो दीवार को टकरे मारते रहे, यानी वो तरीके करते रहे जिससे इलाज तो नहीं होता था लेकिन उनकी तसल्ली समहाउ ज़रूर होती थी। सो उनकी स्ट्रगल काफ़ी पुरानी है। सो वो 100 डेज़ के साथ प्लस कर देते हैं। सो फैमिलीज़ को सिखाने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जब वो इलाज में है तो वो अपने ग्रीफ को भी मैनेज करें। और ग्रीफ ये है कि क्या ये हमारा जो प्यारा है इससे नशे की बीमारी वक्तन हो चुकी है क्यों, और ये लंबे अरसे तक रहनी है यानी लाइफ टाइम ये रहेगी। सेकेंडली, बाज़ औक़ात फैमिली को अपने एंगर को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है कि ये अभी तक क्यों चीज़ों को बेहतर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा, इसका फॉल्ट है। अगर ये कोशिश करे तो इन हालात से ना हमें निपटना पड़े ना इसको निपटना पड़े। देखिए फैमिली खुद रिलैप्स कर जाती है और उस वक्त उनके पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, हमने एनेबलिंग प्रोवोकिंग छोड़ के बड़े असर्टिव तरीके से, बट इसका कुछ नहीं होना। तो अब हमें ये वो फैमिली है जो अभी तक अपने इमोशनल बैगेजेस को लिए हुए है, समहाउ वो भी इस काबिल नहीं हुए कि चीज़ों को या अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। और जो ट्रीटमेंट का गोल है कि पेशेंट को रिकवरी में लेकर जाना, उससे नज़र हटा के बाज़ औक़ात वो अपनी रिजेंटमेंट्स के अंदर चले जाते हैं, एंगर में चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन मसला हल नहीं होता, अब ये जाने और इसका काम जाने। लेकिन ये वही फैमिली है जो फिर 2 साल के बाद इलाज के लिए राब्ता करती है कि जनाब अब हमें बताएं अब हम क्या करें। सो हम कहते हैं फैमिलीज़ को भी कि आप एक आध छोटे इलाज करवाने के बाद या मुसलसल छोटे इलाजों में रहने के बावजूद किसी एक बड़े इलाज को कर लें। अगर आप एक मुकम्मल बड़ा इलाज कर लेते हैं तो आपके मरीज के हेल्दी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये चोकिंग फिर तंग नहीं करेगी, हाँ, कोई हर्डल नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर नीशा, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? मेरा सवाल डुअल डायग्नोसिस से रिलेटेड है। अक्सर जिस तरह हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको डुअल डायग्नोसिस होता है। फॉर एग्जांपल एक मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस होता है और दूसरा ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि फिर ऐसे पेशेंट्स अपने ड्रग एडिक्शन को मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस से जस्टिफाई करते हैं। तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? इसमें तकरीबन काफ़ी हद तक सच्चाई है। अच्छा। और देखने में यही आता है, अब जैसे जैसे इस फील्ड में तजुर्बा बढ़ता जा रहा है, लोगों से बात सुनने को मिलती है, नई से नई किताबें जो पढ़ने को मिलती हैं, तो यही नज़र आता है कि मैक्सिमम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू ज़रूर होता है। और अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू बड़ा नज़र नहीं आता तो कम से कम मूड का मसला कोई ना कोई ज़रूर होता है।
क्योंकि एक चीज़ ये भी देखने में नज़र आती है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक रास्ते से आखिरी ड्रग तक नहीं पहुंचते। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अल्कोहल तक महदूद रहते हैं, हालांकि सोसाइटी में बाकी ड्रग्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें समहाउ अल्कोहल से ही अफाका होता है। इसी तरह बहुत सारे यंगस्टर्स की मेजॉरिटी है जो कि कैनबिस तक महदूद रहते हैं, बाकी नशों को वो ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ये डिसीजन बनाते हैं कि जो चर्स है वो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसी में से कुछ लोग हैं जो कि अल्कोहल चर्स के इस्तेमाल के बाद हेरोइन की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, हेरोइन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हेरोइन को ट्राई करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं पहुंचता तो उन्हें लगता है कि कोकेन से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सो हमें अंडरस्टैंड बतौर प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है कि आखिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नशे क्यों करते हैं और उन पर हुक्ड क्यों कर जाते हैं। ट्राई वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर कोई एक नशा वो चुनते हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं कि ये मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है, हालांकि ये बॉडी डिक्टेट कर रहा होता है कि कौन सा नशा उन्हें मुवाफिक होगा, उनकी तकलीफें जो अंदर की हैं उन्हें कम करेगा और वो उसको कंटिन्यूटी के अंदर रखेंगे किसी मेडिसिनल पर्पस के तौर पर। आपको पता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते। क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती? उनका लाइफस्टाइल अच्छा, अल्टरनेटिव्स उन्होंने उनके पास किए होंगे, हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, जबकि चाय कॉफी या ड्रग्स जो हैं ये अनहेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं। कुछ लोग हैं जो कि वॉक करके अपना मूड मैनेज कर लेते हैं, किताब पढ़ के अपना मूड मैनेज कर लेते हैं, कोई टीवी प्रोग्राम देख के अपना मूड मैनेज कर लेते हैं। मेरा मूड जब भी खराब हो तो मैं कपिल शर्मा शो देख के मैनेज कर लेती हूँ। सो देयर आर रेमेडीज के मूड अच्छा करने के लिए। कुछ लोग गाने सुन के अपना मूड अच्छा कर लेते हैं, और हम ही में से कुछ लोग हैं जो कि ड्रग के साथ ही समझते हैं कि उनका मूड अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें क्विक फिक्स चाहिए। क्विक फिक्स चाहिए, और क्विक फिक्स के तौर पे वो किसी डिस्प्रिन की तरह जो सरदर्द के लिए इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं कि कोई अगर हम ड्रग कर लेंगे तो फौरी तौर पे हमें जो मूड है वो विद इन सेकेंड्स हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ज़्यादातर लोग जो भी ड्रग लेते हैं इनके अंदर वल्नरेबिलिटी होती है एडिक्शन की, बिकॉज प्री डिस्पोजिशन मौजूद होती है बॉडी के अंदर, और बाज़-औक़ात इनके मूड मिजाज के मसले होते हैं जिसको मैनेज करने के लिए लोग जो हैं वो फिर ड्रग का सहारा लेते हैं, और ये उनकी अपनी दवाई है। यही काम वो किसी डॉक्टर की मदद से कर सकते हैं जो उन्हें ऐसी अद्वियात दे सकते हैं जो ज़्यादा सेफेस्ट हैं, जो नॉन एडिक्टिव हैं, या किसी माहिर नफ्सियात से मदद ले सकते हैं जो उन्हें हेल्दी अल्टरनेटिव सिखा सकते हैं अपने मूड मिजाज को मैनेज करने की। लेकिन आप कंसिडर करें कि तमाम के तमाम ड्रग्स इंक्लूडिंग कॉफ़ी और चाय ये मूड मैनिपुलेट करने में हमें हेल्प देते हैं। सो अगर हम अपना मूड मैनिपुलेट करेंगे तो अनहेल्दी वेज ढूंढेंगे, अगर हम अपना मूड मैनेज करना चाहेंगे तो फिर हमें कोई हेल्दी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि समहाउ बच्चों को सच का पता ही होता है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो वो ये भी सीख जाते हैं कि अच्छा गलत बयानी भी कोई चीज़ है और वो भी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि ये छोटी एज में बच्चे होते हैं और घर में किसी की डेथ हो जाए तो ज़्यादातर लोग बता रहे होते हैं कि ये सो रहा है, बच्चा पूछ रहा है ये सारे क्यों रो रहे हैं, तो वो कहेगा वैसे ही ये रो रहे हैं, और उन्हें अवॉइड करवाते हैं उस जगह से कि बाहर ले जाएं ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। और अगर कोई शख्स की डेड बॉडी है तो बताएंगे कि ये वैसे लेटा है, सो रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बच्चों को पता होता है कि इसकी डेथ हो चुकी होती है। सो जो भी एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होती हैं वो सच्चाई के ऊपर मबनी होनी चाहिए, वो ही अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और हर सवाल का जवाब दें और उसको ज़्यादा सवाल करने पर उभारें, क्योंकि जितने सवाल वो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा अच्छा नॉलेज जो है वो अपने पास रख सकता है। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।